प्रश्न है हमारा, जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत क्या है? जी हाँ दोस्तों, जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है, ऑस्टिन का मानना है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यास नहीं है, किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों की आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उसी समाज में संप्रभु है और वह समाज उच्च को सम्मिलित करके एक राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, प्रभुसत्ता की एकलवादी अवधारणा क्या है? प्रभुसत्ता की एकलवादी अवधारणा क्या है? तो उत्तर है, राज्य की सर्वोपरिता एवं सर्वोच्च प्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही प्रभुसत्ता की एकलवादी धारणा है। इसमें समाज की समस्त शक्ति राज्य नामक बिंदु पर केंद्रित होती है। यह सिद्धांत राज्य में व्यक्ति का महत्व नहीं मानता तथा इसके अनुसार राज्य एक साधन है और व्यक्ति उसके साधन। इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में अराजकता उत्पन्न कर दी है। वहीं अगला प्रश्न है, संप्रभुता को बहुलवादी सिद्धांत। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत। तो उत्तर है हमारा, बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। बहुलवाद की विचारधारा के महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं। सर्वोच्च संप्रभुता का विरोध। संप्रभुता के आधार पर ही राज्य अन्य समुदायों की तुलना में सर्वोच्चता प्राप्त करता है और इसलिए बहुलवादी राज्य की संप्रभुता को सीमित करने के पक्ष में है। विभिन्न बहुलवादी विचारकों ने राज्य की सर्वोच्च और निरंकुश संप्रभुता की आलोचना की है। राज्य अन्य समुदायों के समान। वर्तमान समय में अनेक विचारकों ने राज्य को अन्य समुदायों से श्रेष्ठ बनाने का विरोध किया है। उदाहरण स्वरूप श्रेणी समाजवादी राज्य से अधिक महत्व व्यावसायिक संघों को देते हैं। वास्तविकता यह है कि राज्य से पुराने भी अनेक समुदाय हैं जो आज भी व्यक्ति के लिए राज्य से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप परिवार या समाज को ही लें। राज्य और सरकार में अंतर नहीं। बहुलवादियों ने राज्य और सरकार के अंतर को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार दोनों के मध्य का अंतर केवल सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं। उनके अनुसार राज्य के वैधानिक व्यक्तित्व की बात करना निरर्थक है, क्योंकि हम सरकार को ही उसके कार्य से जानते हैं और अनुभव करते हैं। वैधानिक दृष्टि से संप्रभुता की आलोचना। वैधानिक आधार पर राज्य को इसलिए सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि उसे ही समस्त कानूनों का
स्रोत समझा जाता है, परंतु बहुलवादियों के अनुसार दृष्टिकोण उचित नहीं है। वहीं अगला है, बहुलवादी राज्य अराजक होगा यदि बहुलवादी विचारकों की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए। तो समाज में सभी समुदायों के समान रूप से शक्तिशाली संप्रभु होंगे। उनके अपने नियम और कानून होंगे जो आपसी टकराहट की स्थिति में। अब हमारा प्रश्न है, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं? बहुलवाद से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, बहुलवाद का अभिप्राय बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अन्य अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सत्ता को सीमित कर देता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता, वरना राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संघों की सदस्यता भी स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती। विद्वान हेसियो ने इस संबंध में लिखा है कि बहुलवाद राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। कुछ प्रमुख बहुलवादी विचारकों ने निम्न परिभाषाएं दी। लिंडसे के अनुसार यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। लॉकी के अनुसार समाज में ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। वहीं अगला है, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कीजिए। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर कीजिए। तो उत्तर है, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर। राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उनका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसे कानूनी संप्रभुता कहते हैं। यह वह संप्रभुता है जिसे न्यायालय स्वीकार करता है। वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता और वह धार्मिक सिद्धांतों, नैतिक निर्देशों तथा जनमत के आदर्शों का उल्लंघन कर सकता है। जबकि राजनीतिक संप्रभुता एक अनिश्चित तथा अस्पष्ट शक्ति है, लेकिन वह कानूनी संप्रभुता को प्रभावित करती है। विभिन्न विद्वान राजनीतिक संप्रभुता को सारे राजनीतिक समुदाय, लोगों के समूह, सम्मान, इच्छा, जनमत, मतदाता की इच्छा आदि से जोड़ते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में जहां कानूनी संप्रभुता कानून बनाने और लागू करने की सर्वोच्च सत्ता है, वहां इसके पीछे जनता की इच्छा होती है। जो शक्ति का अंतिम स्रोत है उसे राजनीतिक सत्ता कहते हैं। वहीं है, बहुलवाद में दोष भले ही
हो, पर इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसने राज्य की निरंकुश शक्ति देने के परिणामों से लोगों को सचेत किया। इन लोगों ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि अन्य समुदायों का भी समाज में महत्व है और राज्य की तुलना में उनकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सच्चा लोकतंत्र वह नहीं है जिसमें व्यक्ति निर्वाचन के समय मतदान भर कर दे और शेष संपूर्ण सामाजिक जीवन का संचालन एक केंद्र से होता रहे, वरना सच्चा लोकतंत्र वह है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, व्यक्ति सामाजिक जीवन की समस्याओं के प्रति सदा सजग रहे और सामूहिक सामाजिक विकास में अपनी समर्थक भर सहयोग दे सके। अतः राजनीति विज्ञान में बहुलवाद को अत्यंत महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न है हमारा, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है राजनीति शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। अंगल शब्द पॉलिटिकल्स यूनानी भाषा में पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नगर अथवा राज्य। यूनान में प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर ही राज्यों के रूप में संगठित थे। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के क्रियाकलापों में भाग लेता है। अतः नगर राज्य की व्यवस्था से संबंधित समस्त बातों का ज्ञान करने वाले विषय को पॉलिटिकल्स या राजनीति कहा जाने लगा है। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जा सकता है। सामान्यतः ये दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। पहला, परंपरागत परिभाषा। दूसरा, व्यवहारिकवादी परिभाषा। तीसरा है उत्तर व्यवहारवादी परिभाषा। तो है परंपरागत परिभाषाएं। परंपरागत परिभाषाओं को तीन आधारभूत वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जो निम्न है। राजनीति विज्ञान को केवल राज्य का अध्ययन मानना। राजनीति विज्ञान को केवल शासन या सरकार का अध्ययन मानना तथा राजनीति विज्ञान को राज्य तथा शासन दोनों का अध्ययन मानना। राज्य शास्त्र राज्य का अध्ययन डॉक्टर गवर्नर। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गेटिल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। इस प्रकार गुड नॉव एक्टन व डॉक्टर जकरिया ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बनाया है। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन। कुछ विद्वानों ने उपयुक्त परिभाषाओं को नहीं स्वीकार है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है
और इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही वह साधन हो कि राज्य की इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित करती है। अतः कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। शीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान सरकार के तत्वों का शोध ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा रेखागणित स्थान, लंबाई व चौड़ाई का करता है। लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन। दूसरे विद्वानों ने उपयुक्त दोनों ही प्रकार की परिभाषाओं पर एकांकी होने का आरोप लगाया है। उनकी विचारधारा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य व सरकार दोनों के अध्ययन से है, क्योंकि राज्य के बिना सरकार की और सरकार के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरकार के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अराजकता की स्थिति को सरकार की समाप्त कर सकती है। अतः दोनों का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान है। पॉल जेंट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डी मॉक के शब्दों में राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इस संबंध में गिलक्राइट का विचार है कि राजनीति विज्ञान और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है।